गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। HMA इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग स्वागत है। चलिए आज हम अब रसायन विज्ञान शुरू करने से पहले हम आज चर्चा करते हैं। आज आप लोगों को कोई खास दिवस है, आप लोगों को पता होगा। हम जानते हैं आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को किसी खास दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं आज 14 सितंबर और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें पता होना चाहिए संविधान के धारा 343 में, अनुच्छेद 343 के हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय नहीं बल्कि राजकीय भाषा है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा है। विश्व में तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। तो आज के दिन को भी हमें याद रखना चाहिए। आज हिंदी दिवस है, तो आज के दिन आज हमें हिंदी का सही उच्चारण करना चाहिए और सही से लिखना भी चाहिए। हमें आज के दिन पूरे सम्मान के साथ हिंदी को पढ़ना, लिखना और उसका सम्मान करना है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आज हम भी सब कुछ आज हिंदी में लिखते हैं। आज के दिन हम भी एक भी शब्द इंग्लिश का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, चलिए ठीक। अगर आपको समस्या होगी तो कल आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा किताब से देख करके, लेकिन आज हम सभी लोग जो भी हम बोलेंगे आज हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने रसायन विज्ञान में पढ़ा था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ। आज हम पढ़ते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। अगला हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। तो आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम पूरा का पूरा हिंदी में लिखेंगे। एक भी शब्द आज इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। पहला दोष हम लोग जानते हैं। पहला दोष क्यों पॉइंट में आप लोग नोट कीजिएगा। पहला दोष है परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन। परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन। पहला पॉइंट आप लोगों का है परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कहीं कहीं पर परमाणु भारों के क्रम में क्या करना पड़ा? परिवर्तन करना पड़ा। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, केवल पॉइंट नोट कर लीजिएगा, परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट है अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। उचित स्थान का अभाव। ये भी लाइन आपको क्लियर है। हमने बताया था कि मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय लगभग मात्र 60 या 58 तत्व खोजे गए थे, लेकिन उनकी आवर्त सारणी में अगर देखा जाए स्थान जो था लगभग 96 तत्वों को रखा जा सकता था। तो इनकी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को स्थान तो मिल गया, लेकिन जब भविष्य में और तत्व खोजे जाने लगे तो उन सभी तत्वों को
उचित स्थान नहीं मिला, जो कि भी दोष है। कुछ नए तत्वों को उचित स्थान मिला, लेकिन कुछ तत्वों को इनकी आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिला। ठीक है, जैसे जब बाद में किसकी खोज हो गई, बाद में जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो अक्रिय गैसों को भी इनकी आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिल रहा था, तो क्या किया गया, अक्रिय गैसों को बाहर एक और समूह दिया गया, नवा समूह जोड़ दिया गया, मतलब एक अलग से समूह में रखना पड़ा उन सभी तत्वों को। और बीच बीच में भी जब तत्व खोजे जाने लगे तो कुछ को स्थान मिला था, कुछ को नहीं मिला था। यह है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का एक दोष भी है। अगला दोष हम देखते हैं, समस्थानिकों तथा समधारिकों की खोज। अगला पॉइंट है समस्थानिकों तथा समधारिकों की खोज। समस्थानिकों तथा समधारिकों की खोज मतलब जब समस्थानिक और समधारिक की खोज भी होने लगी, तब मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में उन सभी तत्वों को स्थान नहीं मिल रहा था। क्योंकि हम जानते हैं समस्थानिक में से जो देखा जाए, हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। कौन कौन, प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है, 1s2 ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है। ये सभी क्या है, ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगर देखिए तो कोई किस आधार पर परमाणु भार के बढ़ते हुए, जैसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी थी, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था तत्वों को ना, अगर यहाँ पर भी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता तो हाइड्रोजन को 3 ग्रुपों में रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2, इसका परमाणु भार 3 है, तो हाइड्रोजन को 3 जगहों पे रखना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो बाद में क्या पता चला, देखा जाए हाइड्रोजन मतलब एक ही तत्व है, इनके परमाणु भार तो भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु क्रमांक सभी की क्या है, परमाणु क्रमांक समान है। और समस्थानिक जो होते हैं वो समान तत्वों की होती है। तो जब समान तत्व हैं तो उनके गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से पता चला वैज्ञानिकों को एक नया आधार मिल गया कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है परमाणु भार नहीं होता, बल्कि उनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो जब समस्थानिकों का समधारिकों की खोज हुई, तब भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उन तत्वों को नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, चौथा पॉइंट, पता चला कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है उनका परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। तो नोट कर लीजिएगा, तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं, बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं बल्कि उनका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये था मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष हमने देखा। पहला पॉइंट देखिए, परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट देखिए हम अनेक नए तत्वों के उचित स्थान का अभाव। तीसरा पॉइंट देखिए हम समस्थानिकों तथा समधारिकों की खोज। और चौथा पॉइंट देखिए हम तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये था मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष। तो हमने पढ़ा मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़े, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ हम पढ़े और मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के हमने दोष भी पढ़ा। किसी कोई दिक्कत नोट कर लीजिएगा इसको। आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं। नोट कर लिए, चलिए आगे हम देखते हैं। अब अगला पॉइंट है, जब ये सारी कमियां मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में पाई गई और बाद में पता चला कि तत्वों का जो मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता बल्कि परमाणु क्रमांक होता है, तो इसी आधार पे एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं। वो जो है क्या करते हैं, नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो देखा जाए वो नया नियम क्या है। ठीक, पता चल गया हम सबको कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है उनका परमाणु भार नहीं होता बल्कि क्या होता है, बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। तो इसी क्रम में अगला सिद्धांत, अगला नियम देखते हैं। अगला हेडिंग डालेगा लोग आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त
नियम, मूल आवर्त नियम आप लोग पढ़ चुके, साथ ही साथ आज हम आधुनिक आवर्त नियम भी पढ़ लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम, ठीक, पहले से इस नियम को ले लीजिएगा आप सभी लोग, लिखेगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, तत्वों के भौतिक, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके प्रमाण क्रमांकों के, उनके प्रमाण क्रमांकों के, प्रमाण क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। यही क्या है, यही है आधुनिक आवर्त नियम। तो नोट कर लीजिएगा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके प्रमाण क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। तो एक शब्द आप याद रखिएगा, यही प्रमाण प्रमाण, ठीक है। ये हो गया आधुनिक आवर्त नियम। अगला हेडिंग डालिएगा मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, ठीक है। या इसी को आप क्या कहते हो, या इसी को कहते हो आप आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों मान लीजिएगा। इसमें हम क्या जानते हैं, जब रेडियोएक्टिविटी समस्थानिक, समभारिक, परमाणुओं आदि सब की खोज हुई, तब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में इन सभी तत्वों को उचित स्थान नहीं मिल रहा था, इन सबको सारणी में श्रृंखलाबद्ध नहीं किया जा सकता था। तब क्या किया गया, एक वैज्ञानिक आए, H.G. मोजले। कौन थे, H.G. मोजले या H.G. मोसले, दोनों नाम लिखा होता है, H.G. मोसले। इन्होंने सन 1913 ईस्वी में, इन्होंने सन 1913 ईस्वी में उन तत्वों को उनके प्रमाण क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रख करके एक नई सारणी का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी। मतलब ये सारणी जो बनाया गया, उन तत्वों को उनके प्रमाण क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इस सारणी में तत्वों को उनके प्रमाण क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया और इस तरह से एक सारणी बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। मतलब ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया गया, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को संशोधन किया गया, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी कहा गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सारणी बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, आगे पढ़ते हैं हम सब। नोट कर लीजिएगा, प्रमाण संरचना, हेडिंग डालिएगा, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से लिखिएगा प्रमाण संरचना, रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी समस्थानिकों, समस्थानिकों व समभारिकों, समस्थानिकों व समभारिकों की खोज के बाद, की खोज के बाद H.G. मोजले ने, H.G. मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए
तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखकर एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। हो जाएगा ना? तो जो भी नोट किए एक बार फिर से सुनिएगा कि सन 1913 जब परमाणु संरचना रेडियोएक्टिविटी समस्थानिकों की खोज हुई, तब सन 1913 ईस्वी में एच.जी. मोजले ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रख करके एक सारणी का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया? मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, ये सारणी जो बनाया गया किस आधार पर बनाया गया? ये सारणी जो बनाया गया परमाणु तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रख करके बनाया गया। ठीक है, तो इस सारणी को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आप सारणी बना लीजिएगा। सारणी को बनाते उसके बाद देखिएगा, आप लोग देखिएगा मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। ये सारणी मेंडलीव की, इस सारणी में जैसे आया आपको कुछ देख लेते हैं। ठीक, लाइन सीधी नहीं बन रही है तो लाइन आप लोग बनाइएगा, पटरी से आप बनाइए। इस सारणी को आप लोग ना बनाइएगा, फिर इस सारणी को आप लोग देखिए बस। इस सारणी में कुल कितने ऊर्ध्वाधर और कितने क्षैतिज कॉलम उसको हम दिखाते हैं। इस सारणी में कुल 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये आपको समूह दिखाया जा रहा है और ये आपका है आवर्त। ये आपका आवर्त है। समूह कितने हैं? 9 समूह है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8 और कौन सा है? और शून्य समूह है। ठीक है, ये सभी तो जो शून्य परिवार के तब तो खोजे गए थे, तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को स्थान नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या किया गया? इन्हें अलग से एक समूह में रख दिया गया। ठीक है, तो यह है मेंडलीव की मूल संशोधित आवर्त सारणी। ये हो गया। यहाँ पे 7 आवर्त भी है। कितने आवर्त है? 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 आवर्त है। ऐसे 7 और क्षैतिज कॉलम है जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें आवर्त कहा गया। ये क्षैतिज कॉलम है, ये आपकी क्या है? ये आपकी आवर्त है। ठीक, इस सारी किताब सभी के पास होगा। एक बार जरूर किताब खोल के लिखिएगा और जितने भी तत्व लिखे गए हैं उन तत्वों को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, ये आपके आवर्त है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे, नीचे और कुछ क्षैतिज कॉलम होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो? जिन्हें आप कहते हो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हो। ठीक है, ये आपका संशोधित आवर्त सारणी मेंडलीव की। तो आप 7 क्षैतिज कॉलम देख रहे हो। इस क्षैतिज कॉलम को आप क्या कहते हो? आवर्त कहते हो। और आप देखोगे यहाँ पे नीचे आवर्त सारणी से बाहर 2 और भी क्षैतिज कॉलम है जिसमें 14 खाने बने हुए हैं। ऊपर वाले को आप कहते हो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व और नीचे वाले को आप क्या कहते हो? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हो। देखोगे यहाँ पे 14 खाने बने हुए, बना के देख लीजिएगा। कुल 14 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 14 कॉलम होंगे। इसको आप पूरा कर लीजिएगा। तो इस तरह से बना हुआ है क्या आपका? इस तरह से बना हुआ है आपकी मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बना हुआ है। यहाँ पे दिखेगा ये जो समूह है पहले से लेकर के 7वें समूह तक, ये सभी समूह 2 समूहों में बटे हुए हैं जिन्हें हम उप समूह ए और उप समूह बी कहते हैं। ए और बी। पहले से लेकर के 7वां समूह जो है 2-2
होता है। यहाँ पे 3 लाइन होती है, 8, 9, 10 जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये 3 काल में बटा होता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ तत्वों को भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे है हाइड्रोजन है, लिथियम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे तत्व लिखे गए। इसी के बगल में बी वाले में भी तत्व लिखे गए हैं, जैसे 5वें में 47 Ag है, 5वें समूह में Ag, Au, Ag, Au, और चौथे में Cu, Cu, Ag और Au, ये सभी तत्व रखे गए हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे तत्व लिखे गए हैं। इसके बगल में कुछ तत्व लिखा गया है, जिंक है, कैडमियम है, Hg है, जिंक है, जिंक, कैडमियम और Hg, याद रखना है, जिंक है, कैडमियम है और Hg है, ये सारे तत्व लिखे गए हैं। बीच में और सारे तत्व उनको लिखेगा, बेरिलियम है, बोरान है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सारे तत्व हैं। इन सारे तत्वों को लिखेगा। एक बगल में आपको देखिएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन है, कार्बन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, के बाद फ्लोरीन, ये सारे तत्व हैं, ठीक है। इसके बाद और तत्वों को आप ले लीजिएगा, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल चौथे में है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सारे तत्व लिखे गए हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सारे तत्व हैं। इस तरह से और तत्वों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे तत्व हैं। तो ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलुरियम, पोलोनियम, ये हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे तत्व हैं। कार्बन, सिलिकॉन, पीवी, जीई, कार्बन, सिलिकॉन, जीई, टिन, पीवी, ये सारे तत्व हैं। तो ये कुछ तत्व हम लिख देते हैं। इसके अलावा भी और भी तत्व हैं, ठीक है। डी के नीचे भी कुछ तत्व हैं, उनको आप आवर्त सारणी में देखिएगा, ठीक। तो ये सारे तत्व आवर्त सारणी में लिखे गए हैं। अब हम वर्णन करते थोड़ा बहुत देखिएगा। तो आप लोग आवर्त सारणी किताब खोलिएगा, आवर्त सारणी आपको वहां पे मिलेगा, ठीक। इस तरह हमारे कहने का मतलब आपको हम क्यों आवर्त और वर्ग की बात बताते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ये आवर्त सारणी है, कौन सी आवर्त सारणी? मेंडलिक की संशोधित आवर्त सारणी है। किस आधार पर बनाया गया है? ये आवर्त सारणी बनाई गई है आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर बनाई गई है, मतलब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान से आवर्त सारणी बनाइएगा, अगर कहीं तत्वों को इधर उधर गलत दिखाइए तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम लक्षण की बात कर लेते
निम्नलिखित की संश्लिष्ट आवर्त सारणी के लक्षण। निम्नलिखित की संश्लिष्ट आवर्त सारणी के लक्षण। पहला लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण आप जान रहे हैं कि इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। पहला लक्षण आप जान रहे हैं। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट आपका हुआ कि इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। पहला पॉइंट, पहला लक्षण हेडिंग डाल लीजिएगा, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण पहला लक्षण लिखिएगा कि इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, हम आवर्त और वर्ग की बात कर लेते हैं। देखिएगा, हम पहले वर्ग आवर्त की बात कर लेते हैं। इस सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम है। इस सारणी में कितने क्षैतिज कॉलम हैं? 7 क्षैतिज कॉलम हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें आवर्त कहते हैं। इस सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। याद रखिएगा, पहले और दूसरे आवर्त को आप क्या कहते हो? पहले और दूसरे और तीसरे आवर्त को आप क्या कहते हो? लघु आवर्त कहते हो। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को क्या कहते हो? लघु आवर्त कहते हो। जबकि चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त को आप क्या कहते हो? दीर्घ आवर्त कहते हो। क्या कहते हो? दीर्घ आवर्त कहते हो। आवर्त के बाद हो जाएगा, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आवर्त जो होती है सम और विषम श्रेणियों में बटा होता है। चौथा, पांचवा, छठा आवर्त दो आवर्तों में बटा होता है, इसीलिए से हम सम या विषम श्रेणी भी कहते हैं। जबकि पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां आवर्त को एक ही श्रेणी में बटा होता है। ठीक है, तो आवर्त की बात हो गया। किस सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, जबकि चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्तों को दीर्घ आवर्त कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे से और आप देख सकते हो कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्तों में क्रमशः तत्वों की संख्या 2, 8, 8, 18, 18, 32 और सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है। आप नोट कर सकते हो। पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। चौथे में 18 तत्व होते हैं। पांचवें में 18 तत्व होते हैं। छठवें में 32 तत्व होते हैं और सातवां आवर्त अभी क्या है? अपूर्ण है। तो आवर्त की बात कर लिया, ये आवर्त हम लोग जान चुके। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। आवर्त में इस सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है, इसलिए पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व होता है, दूसरे में 8 तत्व होता है, तीसरे में 8 तत्व होता है, चौथे में 18 तत्व होता है, पांचवें में 18 तत्व होता है, छठवें में 32 तत्व होता है और सातवां आवर्त भी अपूर्ण है। आवर्त की बात कर लिया गया। साथ ही साथ हम वर्ग की बात भी कर लेते हैं कि वर्ग क्या होते हैं। वर्ग देख लेते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट आता है आपका वर्ग। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? वर्ग या समूह। ठीक, याद रखिएगा, इस सारणी में कुल 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। इस सारणी में कुल कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं? 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें समूह कहते हैं। इस सारणी में कुल 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिन्हें क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। फर्स्ट, पहले से लेकर के 7वां समूह, पहले समूह से लेकर के 7वां समूह 2-2 समूह में बटा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उप समूह ए, उप समूह बी। दूसरा है, सेकंड है उप समूह ए, उप समूह बी। मतलब पहले से लेकर के 7वां समूह 2-2 उप समूहों में बटा होता है, जबकि 8वां समूह होता है 3 उप समूह में बटा होता है। 8वां समूह 3 उप समूह में बटा होता है। इसके बाद एक और समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम शून्य समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य समूह कहते हैं। तो इस तरह से हम समूह में भी जाने कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं और कौन किसमें बटा होता है। तो समूह की बात हो गया, वर्ग और समूह हो गया। यहाँ पर याद रखिएगा, 8वां समूह यहाँ पे 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बटा होगा, जो कि दोष होगा। ठीक है, ये हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं निरूपक तत्व की, या वर्ग हो गया। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, संयोजकता की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लिया जाए? संयोजकता की।
किसी समूह की समूह संख्या से उस समूह के तत्वों की संयोजकता के बारे में जानकारी मिल जाती है। किसी समूह की समूह संख्या से उस समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता के बारे में जानकारी मिल जाती है। पहले समूह के तत्वों की संयोजकता 1 होती है, दूसरे समूह के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, तीसरे समूह के तत्वों की संयोजकता 3 होती है, चौथे समूह के तत्वों की संयोजकता 4 होती है। मतलब पहले समूह से लेकर के चौथे समूह तक तत्वों की संयोजकता क्रम से 1 से 4 तक बढ़ती है। उसके बाद फिर पुनः से संयोजकता 4 से 1 तक क्या होती है, घटती है। मतलब पांचवें समूह की संयोजकता 3 होगी, छठवें समूह की संयोजकता 2 होगी और सातवें समूह की संयोजकता 1 होगी और आठवें समूह की संयोजकता क्या होती है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। मतलब आठवें समूह के जो तत्व होते हैं वो 1 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनकी संयोजकता क्या होती है, बदलती आती है। जबकि इसके बाद एक और समूह होता है जिससे शून्य समूह का इस परिवार के तत्वों की संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। शून्य परिवार के तत्वों की संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। तो इस तरह से आप तत्वों की संयोजकता मतलब गणित की संस्कृत आसानी से तत्वों की संयोजकता के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। किसी समूह की समूह संख्या अगर हमें पता है उस समूह में कौन सा तत्व किस समूह में है, अगर हमें पता है तो हम संयोजकता बता सकते हैं। जानते हैं पहले समूह से लेकर के चौथे समूह तक तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है। उसके बाद पुनः संयोजकता क्या होती, घटती है। आठवें समूह की संयोजकता परिवर्ती होती, बदलती रहती है और शून्य परिवार के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, शून्य होती है। तो संयोजकता के बारे में जानकारी मिल गया। अगला पॉइंट हम ले लेते हैं, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा पॉइंट, आप जानते हैं किसी एक समूह के अंतर्गत वही तत्व रखे गए हैं जिनके गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ठीक है, तो हो जाएगा किसी समूह में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। ये जाने हम ये सारे पॉइंटों को आप नोट करते रहें। पांचवा पॉइंट हो गया, छठवां पॉइंट भी हो गया, सातवां पॉइंट हम ले लेते हैं। आप देखिएगा एक तत्व जिसे हम कहते हैं निरूपक तत्व। क्या कहते हैं, निरूपक तत्व। निरूपक तत्व किसे कहते हैं, निरूपक तत्व की बात कर लेते हैं हम। निरूपक तत्व, निरूपक तत्व मतलब ऐसे तत्व जिनके बाहर का केवल एक कोष अपूर्ण होता है। ऐसे तत्व जिनके बाहर का केवल एक कोष अपूर्ण होता है लेकिन उससे पहले के सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निरूपक तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाते हैं, निरूपक तत्व। आवर्त 3 के जितने भी तत्व हैं, आवर्त 3 के सभी तत्व कैसे तत्व होते हैं, निरूपक तत्व होते हैं। तो आर्गन को छोड़ करके, आर्गन को छोड़ करके आवर्त 3 में जितने भी तत्व होते हैं वो कैसे तत्व होते हैं, निरूपक तत्व होते हैं। तो निरूपक तत्व जाने कि निरूपक तत्व वही होते हैं जिनके बाहर का केवल एक कोष अपूर्ण होता है लेकिन उससे पहले के सभी कोष क्या होते, पूरे भरे होते हैं। वो कैसे तत्व होते हैं, निरूपक तत्व होते हैं। ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला तत्व हम बात कर लेते हैं, संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कौन होते हैं, ऐसे तत्व जिनके बाहर का 2 कोष अपूर्ण होता है। ऐसे तत्व जिनके बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं लेकिन उससे पहले के सभी कोष क्या होते हैं, पूरे भरे होते हैं। वो कैसे तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक, आवर्त की बात में कहां पर रखा है संक्रमण तत्वों को। संक्रमण तत्वों को पहले समूह से लेकर के 7वें समूह में जितने भी व्युत्पन्न के तत्व हैं, पहले समूह से लेकर के 7वें समूह में व्युत्पन्न के जितने भी तत्व होते हैं, व्युत्पन्न के, यहाँ पे मैंने सही तत्वों को तो लिखा नहीं है, व्युत्पन्न के जितने भी तत्व होंगे और 8वें समूह के सभी तत्व वो सभी कैसे तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, मतलब इस सारणी में व्युत्पन्न के सभी तत्व, मतलब फर्स्ट ए से लेकर के 7वें समूह में जितने भी व्युत्पन्न हैं उन सभी व्युत्पन्नों के तत्व और 8वें समूह के सभी
तत्व कैसे तत्व कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हो जाएगा। तो ये भी हम लोग जाने, संक्रमण तत्वों को भी जाने, निरूपक तत्व जाने, संक्रमण तत्व जाने। चलिए कुछ और बचा हुआ है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, तो कम से कम जितना भी बताया जाए उतना देखा करें आप सभी लोग, ठीक है। तो इतना लक्षण बहुत है, अभी कुछ लक्षण बचे हुए जैसे विकर्ण संबंध है, सेतु तत्व है, आंतरिक संक्रमण तत्व है, ये कुछ बचे हुए हैं, तो इनको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो इतना आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।